नमस्कार। आज हम कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज के पाठ नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया का अध्ययन करेंगे, जिसकी लेखिका चपला देवी जी हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी थी। उनमें से ही एक लेखिका चपला देवी भी हैं। कई बार अनेक इतिहासकार जो होते हैं, रचनाकार, वो इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं। चपला देवी भी उन्हीं में से एक है। इस पाठ में उन्होंने मैना देवी के बलिदान का वर्णन किया है, जिसे सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नाना साहब की पुत्री होने के कारण अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला था। सन 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों ने एक विद्रोह किया, जिसे कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। तो इस विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में नाना साहब ने किया। कानपुर में ये विद्रोह असफल हो गया। विद्रोह की असफलता के बाद नेता जो थे, विद्रोही नेता धुंधुपत नाना साहब, वो अपने महल से भागने लगे और जल्दबाजी में वो कि वहाँ से निकलने की उन्हें बहुत जल्दी थी, तो वो अपने महल में, जो कि उनका महल बिठूर में था और उनकी बेटी मैना जो थी वो उसी बिठूर के महल में रहती थी, तो वो जल्दबाजी में अपनी बेटी को अपने साथ नहीं ले जा पाए। और इस विद्रोह दमन करने के बाद महल में जलाकर मार डाला गया। लेखिका ने उसी घटना का रोमांचकारी वर्णन किया है, जो पत्थर दिल इंसान को भी द्रवीभूत कर देता है कि वो भी उसके दुख से व्यथित हो जाते हैं। अंग्रेजों ने कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद सैनिक दल को लेकर वह बिठूर की ओर गए और बिठूर में उन्होंने जाकर नाना साहब का जो राजमहल था उसमें लूटपाट की। और अंग्रेजों के हाथ में लूटपाट करने में कुछ भी संपत्ति हाथ लगी थी, तो लूटने के बाद उन्होंने उस महल को भस्म करने के लिए वहाँ तोपें लगा दी, क्योंकि उन्हें नाना साहब पर गुस्सा था। वो क्रोधित थे उनसे कि उनसे संबंधित उनके महल को या कोई भी उनसे संबंधित जो वस्तु है उसको नष्ट कर दिया जाएगा। तो जब उन्होंने वहाँ तोपें लगाई, उसी समय महल के बरामदे में एक बहुत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई, और जिसे देखकर जो अंग्रेजी सेना का सेनापति था वो हैरान रह गया कि जब हमने उस महल में लूटपाट की थी तो महल के अंदर कोई भी जीवित प्राणी हमें मिला नहीं था, तो ये सुंदर बालिका अब कहाँ से आ गई। और उस बालिका को वहाँ बरामदे में खड़ी देखकर अंग्रेज सेनापति ने अपनी सेना को, जो उसके सैनिक आए हुए थे, उन्हें गोला बरसाने से, कि उन्होंने जो तोपें लगा रखी थी उसको महल को भस्म करने से उन्होंने मना कर दिया कि पहले जो है हम इस बच्चे से, इस लड़के से पूछ लेते हैं कि ये यहाँ क्यों खड़ी है। तो उन्होंने उससे पूछा कि वो क्या चाहती है। बालिका ने उन्हें उत्तर दिया है कि आप कृपया करके इस महल की रक्षा करें, कि आप इस महल को क्यों नष्ट करना चाहते हैं, इस महल को आप छोड़ दीजिए, कि महल की रक्षा करने में तुम्हारा क्या उद्देश्य है, कि तुम क्यों चाहती हो कि इस महल को छोड़ दिया जाए। तो बालिका ने बताया कि पहले आप बताइए कि आपको इस महल को गिराने का क्या उद्देश्य है, कि आप क्यों चाहते हैं इस महल को गिराना। सेनापति ने उत्तर दिया कि यह महल जो है, क्योंकि ये विद्रोहियों के नेता नाना साहब का है और वो उनका ये वास स्थान है, कि अर्थात ये वो यहाँ पर रहते थे, और हमारी सरकार ने इसे नष्ट करने के लिए हमें आज्ञा दी है, कि उन्होंने हमें कहा है कि नाना साहब से संबंधित प्रत्येक वस्तु को विध्वंस कर दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। बालिका मैना उनसे प्रार्थना करते हुए कहती है कि जिन्होंने आपके विरुद्ध शस्त्र उठाए थे, कि जिन्होंने आपके विरुद्ध विद्रोह किया था, उसके दोषी तो वो हैं। इस मकान का तो इसमें कोई अपराध ही नहीं है, ये तो जड़ पदार्थ है, अर्थात ये तो निर्जीव है और इसने कोई अपराध किया नहीं है। और मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप इस महल को, इस मकान को छोड़ दें, क्योंकि यह मकान मुझे बहुत प्रिय है। अब सेनापति, क्योंकि अपने कर्तव्य से बंधा हुआ था, उसने कहा कि मैं तुम्हारे अनुरोध को नहीं मान सकता, कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे तो इस मकान को गिराना ही पड़ेगा, कि इस महल को मुझे नष्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी सरकार की आज्ञा है और मैं क्योंकि उनके अधीन कार्य करता हूँ, तो मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना होगा, कि उनकी आज्ञा तो मुझे माननी ही पड़ेगी। उनकी बात को सुनकर जो बालिका थी
उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं आपको जानती हूँ कि आप जनरल ही हैं, कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल ही हैं और आपकी कन्या मैरी जो है वो मेरी मित्र थी, कि वो बचपन में मेरी फ्रेंड थी, मेरी मित्र थी और आप भी उस समय हमारे घर आते थे और मुझे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते थे। और जब उसकी मृत्यु हुई थी तो मुझे बहुत दुख हुआ था। अब यह सुनकर जो सेनापति हे थे, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उस बालिका को पहचानने की कोशिश की और उन्हें उसे पहचान कर कहा, अरे तुम तो नाना साहब की पुत्री मैना हो। और उन्हें उसके बचपन की वो घटनाएं भी याद आ गई कि जब वो उनकी पुत्री के साथ, मैरी के साथ खेला करती थी। तो उन्होंने तब भी कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा करने का तो प्रयास करूंगा, लेकिन मैं जिस सरकार का नौकर हूँ, कि मैं जिनके अधीन काम करता हूँ, उनकी आज्ञा को मैं टाल नहीं सकता। लेकिन तब भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनसे बात करूंगा और उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हारे महल को छोड़ दें। और जिस समय वो उस बच्चे से, उस लड़की मैना से बात कर रहे थे, उसी समय वहाँ पर उनका जो प्रधान सेनापति था जनरल आउटरम, वो वहाँ आ गए और उन्होंने आकर जनरल हे से पूछा कि तुमने अभी तक इस महल को क्यों नहीं उड़ाया, कि तुम्हें तो ये आज्ञा दी गई थी कि तुम इस महल को तोप के गोलों से उड़ा दो, पर तुमने अभी तक इस कार्य को पूरा नहीं किया, क्यों? सेनापति हे ने उनसे विनती की कि मैं इस कार्य को करने ही वाला था, लेकिन मेरी एक विनती है कि क्या इस महल को आप छोड़ सकते हैं, कि क्या किसी तरह से नाना साहब का ये महल बच सकता है? जनरल आउटरम जो थे वो उनकी तरफ देखकर बोले कि ये तो संभव है ही नहीं, क्योंकि जब तक हमें गवर्नर जनरल की आज्ञा नहीं मिलेगी तब तक हम इस महल को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, कि इसको सुरक्षित नहीं रख सकते, क्योंकि अंग्रेजों का जो है क्रोध नाना साहब पर बहुत अधिक है, क्योंकि नाना साहब ने बहुत सारे अंग्रेजों को मार दिया है, उन्हें बहुत क्षति पहुंचाई है। इसलिए जो अंग्रेज हैं वो उन पर बहुत गुस्सा हैं और वो नाना के वंश पर, अर्थात उनके किसी भी वंशज पर, चाहे वो जीवित हो या उनकी किसी भी वस्तु पर, चाहे वो महल है या कुछ भी है, उस पर वो दया नहीं दिखाएंगे। और उनका ये आदेश है कि हमें उनसे संबंधित प्रत्येक वस्तु को नष्ट ही करना है। सेनापति के पूछने पर अब जब सेनापति ही ने बहुत प्रार्थना की तो आउटरम ने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम लॉर्ड कैनिंग, जो उस समय गवर्नर जनरल थे, कि उनको हम एक तार कर देते हैं और जब उनका उत्तर आ जाएगा, कि जब उस तार का उत्तर हमारे पास आ जाएगा तब हम आगे की कार्रवाई करेंगे। और साथ में उन्होंने ये पूछा कि हम तो यही नहीं समझ पा रहे कि आप क्यों चाहते हैं कि इस महल को सुरक्षित छोड़ दिया जाए और नाना साहब की जो लड़की है मैना, इसको भी गिरफ्तार नहीं किया जाए, कि इसको भी हम ऐसे ही मुक्त कर दें, इसको स्वतंत्र कर दें, तो आप ऐसा क्यों चाहते हैं? जबकि हमें जो आदेश मिला उसके हिसाब से हम इसे नहीं छोड़ सकते। अब सेनापति ही ने जब आउटरम से प्रार्थना की थी और उन्होंने नहीं माना तो वो मन ही मन बहुत दुखी, उदास होकर वहाँ से चले गए और जनरल आउटरम ने फिर से नाना साहब के महल को घेर लिया और उन्होंने महल का फाटक तोड़कर, कि उसका द्वार तोड़कर, वो सिपाही जो थे वो महल के अंदर घुस गए और उन्होंने पूरा महल छान मारा। वो मैना को ढूंढने लगे, लेकिन वो भी हैरान रह गए कि पूरे महल का उन्होंने कोना कोना छान मारा, कि हर जगह खोज कर ली, लेकिन मैना का कहीं भी पता नहीं चला, कि वो पूरे महल में उन्हें कहीं पर भी नहीं मिली। और उसी शाम को ही मंत्रिमंडल से लॉर्ड कैनिंग का जो है एक तार आ गया और उसमें लिखा था कि लंदन के मंत्रिमंडल का मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, कि वो इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि नाना से जुड़ी हुई प्रत्येक स्मृति को, प्रत्येक वस्तु को, मनुष्य को, सबको समाप्त कर दिया जाए, कि उन्हें मिटा दिया जाए। और इसलिए आउटरम उन्होंने कह दिया कि उनकी आज्ञा के विरुद्ध अब कुछ नहीं हो सकता है। और जैसे ही तार आया, जनरल आउटरम ने अपनी सेना को आज्ञा दी और एक वो सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसाने लगे, कि उस जो उनका जो महल था उस पर वो तुरंत ही गोले बरसाने लगे और उन्होंने घंटे भर में ही उस महल को मिट्टी में मिला दिया, उसे नष्ट कर दिया। और उस समय जो लंदन का सुप्रसिद्ध अखबार था, जो न्यूज़पेपर था टाइम्स, उसमें 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया कि बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी,
जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। यहाँ भारत सरकार से आश्रय था ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत चलने वाली भारत सरकार, जिसे अंग्रेज अधिकारी चलाते थे, कि वो नाना साहब पर क्रोधित थे कि उन्होंने बहुत सारे अंग्रेजों को मार दिया था इस 1857 की क्रांति में, और उसको वो अभी तक पकड़ नहीं सके थे। तो इसलिए उनका गुस्सा जो था, उनका क्रोध, वो नाना साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा था। और उसमें ये निर्णय किया गया नाना साहब से संबंधित प्रत्येक चीज़ को नष्ट कर दिया जाए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा, कि हमारे शरीर में जब तक खून होगा, तब तक हम कानपुर में जो अंग्रेजों के साथ हत्याकांड हुई है, कि नाना साहब ने जो अंग्रेजों को मारा है, उनका बदला लेना हम लोग नहीं भूलेंगे। और उसके साथ साथ उसमें उस सभा में सर टॉमस हे के उस रिपोर्ट पर भी बड़ा हंसी मजाक हुआ, जिस रिपोर्ट में उन्होंने नाना साहब की पुत्री पर दया दिखाने की बात लिखी थी, कि उन्होंने लिखा था कि भाई उसके महल को छोड़ दिया जाए, उस पर भी दया की जाए। तो अंग्रेजों को लगा कि जिस नाना साहब ने इतने अंग्रेजों को मार दिया और उन पर ये दया दिखाने की बात कर रहे हैं, तो इस बात को लेकर उनकी बहुत हंसी उड़ाई गई। और साथ साथ ये भी कहा गया कि जिन्होंने अपना सारा जीवन युद्ध में बिता दिया, कि जो अपनी सरकार का, उनकी आज्ञा का पालन करते रहे, और उन्होंने इस उम्र में, कि अब वृद्धावस्था में, उन्होंने क्या किया, एक मामूली सी महाराष्ट्रीयन बालिका के सौंदर्य पर वो मोहित हो गए हैं, कि उसके प्रेम के चक्कर में वो पड़ गए हैं, और इस कारण वो अपना कर्तव्य ही भूल गए हैं। और उन्होंने यह राय दी, यह मत दिया अपना, कि नाना साहब का चाहे वो पुत्र हो, लड़की हो, या कोई भी संबंधी, कि कोई भी उनसे संबंध रखने वाला हो, वो जहाँ भी मिले उन्हें मार डाला जाए। और वो कन्या मैना, जिसके कारण सेनापति हे ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, उसको तो उन्हीं के सामने पकड़कर फांसी पर चढ़ा दिया जाए। और सन 1857 के सितंबर महीने में आधी रात के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रसाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। कि अर्थात 1857 में जब सितंबर महीने में आधी रात के समय, जबकि चांदनी रात थी, उस समय एक बालिका सुंदर वस्त्र पहने हुए उस महल की ढेर पर, की जो वो महल नष्ट हो गया था, उसके जो खंडर बचे थे, उनके ऊपर बैठी हुई वो रो रही थी। और उसके पास में ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी हुई थी। तो उनके सैनिकों ने जब रोने की आवाज़ सुनी, तो वो वहाँ पहुँच गए, और उन्होंने उस बालिका से उसके रोने का कारण पूछा कि भाई वो क्यों रो रही है। लेकिन उसने सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। उसके रुदन को सुनकर जो वो क्रूर जनरल आउटरम थे, वो भी वहाँ पहुँच गए, और उन्होंने जैसे उस बालिका को देखा, तो उसे देखते ही पहचान गए, अरे ये तो नाना साहब की लड़की मैना है। और उस खतरनाक, उस दुर्दांत, कराल रूपधारी जनरल आउटरम को देखकर भी मैना जो भयभीत नहीं हुई, उसने बिना डरे आराम से उस महल पर बैठी हुई रोती रही। जब जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा कि अंग्रेज सरकार की आज्ञा है कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाए, और हम उसकी आज्ञा से तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं, तो उसने सिर्फ उनकी तरफ देखकर दुखी स्वर से यही कहा कि मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं इस महल के इस ढेर पर बैठकर जी भर कर रोना चाहती हूँ, कि पहले मुझे कुछ समय दे दीजिए। मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ बैठकर थोड़ी देर रो लूँ, तो वो समय आप मुझे दे दीजिए, और उसके बाद आप चाहे मुझे कैद कर लीजिए। पर जो वो पत्थर दिल जनरल थे, जनरल आउटरम, उन्होंने उस बालिका की वो अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं की, और उन्होंने उसी समय उसके हाथों में हथकड़ी पहना दी और उसे कैद कर लिया। और कैद करने के बाद वो उसे कानपुर के किले में ले आए। और उस समय के जो महाराष्ट्रीय इतिहासवेता महादेव चिटनवीस का जो पत्र छपता था बाखर, उसमें छपा, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। अर्थात उस क्रूर जनरल आउटरम ने उस सुकुमारी निरपराध देवी को जलती चिता में फेंक दिया, कि उस किले में आग लगाकर उसको उसी में जलाकर मार डाला गया। और भीषण अग्नि में, कि वो बिल्कुल उस भयंकर अग्नि में भी वो ऐसे खड़ी थी जैसे शांत और सरल मूर्ति के समान, उसमें
जलकर भस्म हो गई कि उसने अपने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया और सबने उसे देवी समझकर, क्योंकि उसने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण बलिदान किए हैं, तो उसको देवी समझकर सबने सादर प्रणाम किया। आशा है आपको पाठ स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।